अब जब नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार गया था तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे तुम अपनी भाषा में पंचायत भी कह सकते हो। और इस पंचायत का जो सरपंच था, मतलब कि वियना सम्मेलन की मेजबानी जो कर रहा था, वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका नाम था मटरनिक। मटर। मम्मी, ये मटर खेत से मेरे किताब में कैसे आ गए? अरे हरामखोर, वो मटर नहीं मेटरनिक है। पढ़ाने पे ध्यान दे ले चुपचाप। ओह, मेटरनिक है। सॉरी मम्मी, सॉरी सॉरी। तो अब ये मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था और एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। मेटरनिक का कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई न करो। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिक काल कहा जाता है। मेटरनिक का मूल मंत्र परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था। जैसे कि पहला, यूरोप में कोई बदलाव न हो, क्योंकि मेटरनिक चाहता था जैसा यूरोप अभी है वैसा यूरोप बाद में भी रहे, इसीलिए यूरोप में विकास करना बंद कर दिया। दूसरा, सभी जगह पर पुरानी व्यवस्था को ही लागू करना। पुरानी व्यवस्था मतलब नेपोलियन के आने से पहले यूरोप में जैसी व्यवस्था थी, मेटरनिक वैसी ही व्यवस्था चाहता था, क्योंकि नेपोलियन ने पुरानी व्यवस्था को बदल दिया था। तीसरा, शासन तो करो लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव या विकास नहीं होने दो, क्योंकि मेटरनिक का कहना था कि जैसा यूरोप अभी है वैसा ही यूरोप बाद में भी रहेगा। चौथा, प्रेस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि मेटरनिक चाहता था कि यूरोप के बारे में कोई कुछ छापे नहीं। पांचवा, नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि मेटरनिक का कहना था कि अगर ये सब होगा तो जनता इससे प्रभावित होकर हमारे खिलाफ आंदोलन कर सकती है, इसीलिए इन सब पर पाबंदी लगा दी। और छठा, स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया गया, क्योंकि मेटरनिक का कहना था कि बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने के बजाय पूरा दिन इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं। मम्मू, मेरा मतलब है कि मेटरनिक का कहना था कि बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या उनके खिलाफ किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखो यार, जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया शामिल थी। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि नेपोलियन ने यूरोप में जितने भी कानून व्यवस्था लाया था उन सबको हटाकर पुरानी व्यवस्था लागू करना था। तो देखो यार, नेपोलियन ने विकास आंदोलन चलाया था जिससे यूरोप में बहुत विकास हुआ था, लेकिन वियना सम्मेलन ने विकास आंदोलन को खत्म कर दिया और कहा गया यूरोप में जैसी स्थिति है वैसी ही रहनी चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वियना सम्मेलन में क्या क्या फैसले लिए गए उसे देख लेते हैं। पहला, नेपोलियन ने जितने भी राज्य और जितने भी जमीन को जीत लिया था उसे वापस करने को कहा गया। दूसरा, इटली को छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया गया। तीसरा, फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया गया। और चौथा, बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई और लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब ये लुई 18वां कौन है? तो लुई 18वां लुई 16वां के ही खानदान का ही था। वियना सम्मेलन के बाद सन 1815 को लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया और ठीक 9 साल बाद सन 1824 ईस्वी को लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। अब देखो यार, एक बार फिर से फ्रांस में कोई राजा नहीं था। पूरे फ्रांस की जनता यही सोच रही थी कि लुई 18वां तो मर गया है, अब देश को कौन चलाएगा। तभी उसी समय बुर्बो राजवंश का ही एक आदमी राजा बना, जो लुई 18वां का भाई था, जिसका नाम था चार्ल्स दशम। जब चार्ल्स दशम राजा बना तो उसने भी कुछ नियम कानून बनाए, जैसे कि पहला, चर्च शक्ति को बढ़ा दिया, मतलब कि जो पादरी था उसको कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिया गया। दूसरा, मताधिकार सीमित कर दिया गया, मतलब कि जो आम जनता था वो वोट नहीं दे सकता है। अगर कोई वोट देगा तो वो है सामंती लोग। सामंती लोग जैसे कि ज़्यादा पैसे वाले और जमींदार। और तीसरा, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। अब ये पोलिगनेक कौन है? तो पोलिगनेक भी एक प्रतिक्रियावादी इंसान था। तुम कह सकते हो कि ये भी मेटरनिक की तरह ही था, क्योंकि इनसे भी जनता की खुशी देखी नहीं जाती थी। ये भी जनता के लिए कुछ काम नहीं करते थे। अब देखो यार, पोलिगनेक के प्रधानमंत्री बनने से पहले फ्रांस में लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर देखो यार, कोई भी कितना भी अच्छा इंसान क्यों न हो, उनसे एक न एक गलती हो ही जाती है। चार्ल्स दशम की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि जनता अपनी वोटिंग से किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। लेकिन फ्रांस में अभी भी पोलिगनेक के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब पोलिगनेक ने 25 जुलाई 1830 को 4 नियम बनाया। उन चारों नियमों में से सबसे बड़ा नियम ये था कि वोटिंग सिर्फ 30% लोग ही कर सकते हैं, 70% लोग वोटिंग नहीं करेंगे और वोटिंग सिर्फ पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। ये सुनते ही फ्रांस की पूरी जनता 26 जुलाई 1830 को सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू कर दिया। और यह आंदोलन 3 दिन तक चला था और ये आंदोलन फ्रांस जीत जाता है। देखो यार, फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे तुम जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति भी कह सकते हो।
और इसे फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन भी कहा जाता है। जब ये आंदोलन फ्रांस जीत जाता है तो 31 जुलाई को चार्ल्स दशम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है और इस तरह से बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो जाती है और फ्रांस में अब संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है। देखो यार, ऐसा नहीं है कि फ्रांस पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है, वहाँ पर अभी भी राजा है, लेकिन जुलाई 1830 की क्रांति के बाद जो राजा बनता है वो जनता के लिए सोचता है और जनता के लिए काम भी करता है। अब 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स दशम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था, तो फ्रांस को चलाने वाला कोई नहीं था। अब फिर से वही बात आ गई कि फ्रांस को कौन चलाएगा। तुम इसे इस बात से भी समझ सकते हो कि तुम्हारे पूरे परिवार को चलाने के लिए एक गार्जियन होगा, जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे दादाजी। ठीक उसी तरह से समझो कि अब फ्रांस को कौन चलाएगा। तो इस बार जनता की सहमति से लुई फिलिप को राजा बनाया गया। अब देखो यार, हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है। जैसे कि अगर तुम्हारा स्कूल में कोई ग्रुप होगा तो उसमें भी कोई ना कोई एक बंदा लीडर जरूर होगा। ठीक उसी प्रकार 1830 की जो क्रांति हुई थी उसका भी कोई ना कोई लीडर होगा। तो उस लीडर का नाम है मेजनी। अब ये मेजनी कौन है? तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। मेजनी एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक और दार्शनिक था। मेजनी ने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन पूरी जनता ने किया था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। तो इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्लास 10th की ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।